हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जैसा कि मैंने कहा था कि हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल का एग्जाम देने वाले हैं तो पेपर में लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉज ऑफ मोशन की अगर बात करें तो यहाँ से पेपर में न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जो कि लास्ट ईयर भी आया था। तो आज हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में किस तरीके से ग्राफ पूछा जा सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। और लॉज ऑफ मोशन में आपको कौन से फॉर्मूलाज याद रखना है जिनसे आपके पेपर में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम ग्राफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब होता है विस्थापन बटे समय या विस्थापन समय ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो वेलोसिटी यानी वेग को दर्शाता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखेंगे। अब जैसे अगर पूछा जाए कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो इस तरीके से बनेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जाम में ग्राफ रिप्रेजेंट करके या ग्राफ शो करके आपसे पूछा जा सकता है। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके का ग्राफ होगा अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन पर है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी वस्तु हमारी गतिशील है लेकिन वो एक स्थिर वेग से मूव कर रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से है, उस समय जो ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो इस तरीके से स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी को, वेग को रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, वो वेग को ही रिप्रेजेंट करेगा। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब ये एक्सेलरेशन वाले पार्ट की अगर बात करें, अगर बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। एक्सेलरेशन यानी जिसको हम त्वरण कहते हैं, यानी वेग की दर में परिवर्तन को ही एक्सेलरेशन कहा जाएगा। अगर बॉडी मूव कर रही है नेगेटिव एक्सेलरेशन से, जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन, तो ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। ये चीज ध्यान रखना है। अगर बॉडी मूव कर रही है एक इनफाइनाइट वेलोसिटी से लेकिन मोशन जो है बॉडी का नहीं हो रहा है, मतलब वो मूव तो कर रही है, इनफाइनाइट वेलोसिटी तो है लेकिन पोजीशन जो है, मोशन जो है बॉडी का वो पॉसिबल नहीं है, तब ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनेगा। ये ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। अगला बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, याद रखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट में वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी इनिशियल जो है वो जीरो है तो ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इट्स फाइनल रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन का सीधा सा मतलब होगा कि अंतिम वेग जो है प्रारंभिक वेग से अगर कम है तो ऐसे में नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है, रिटार्डेशन ही होगा। तो उस स्थिति में ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट रिटार्डेशन से लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो ग्राफ आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और लगातार अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो ग्राफ इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें तो वो इस तरीके से बनेगा। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन डिक्रीज हो रहा है लगातार तो ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब सवाल आता है यहाँ पे कि लॉज ऑफ मोशन की जब हम बात करेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या होंगे, गति के नियम क्या होंगे, तो गति के नियमों के बारे में तो आपको पता है, आइजैक न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशंस पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में इक्वेशन से भी सवाल आ सकता है। तो लॉज ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूंगी या इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो तीन इक्वेशन है जिससे पेपर में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी
अंतिम वेग जो होगा इस तरीके से आप निकाल सकते हो। u का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन और t का मतलब होता है टाइम। अगर विस्थापन निकालना है तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और या फिर ये होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीन हैं इक्वेशन मोशंस के, और आप इनके ज़रिए जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो है आप न्यूमेरिकल्स को बेटा सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ ये ग्राफ थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार खासकर पॉलिटेक्निक वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आपके पेपर में ग्राफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ में मैट्रिक लेवल के जो बच्चे हैं जो PMM वाला जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके पेपर में भी ग्राफ से सवाल आ सकता है। तो अब ऐसे ही जानकारी के लिए बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए। एक और इस तरीके की यूज़फुल वीडियो आपके सामने आएगी जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट जो है फॉर्मूलाज बताऊंगी केमिस्ट्री के, जिनसे पेपर में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।